हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो है आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम्स में, अगर आप इस डिस्कशन को अच्छे तरीके से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। पूरा फोकस आपका इसी पे होना चाहिए, ठीक है। तो आइए डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है कच्चे तेल की, यानी कि क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं 2018 से काफ़ी हाई देखने को मिल रही हैं। इसके कारण क्या है, क्या रीजंस रहे, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबल लेवल पे जो रिकवरी गेन स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है प्राइस जो है क्रूड ऑयल का, वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिला 2018 से, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं बेरेंट क्रूड ऑयल और WTI यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल जो है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। फिर आगे जो है वो हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्लियर? डिफरेंसेस बिटवीन बेरेंट एंड WTI। तो पहले हम बात करते हैं बेरेंट क्रूड ऑयल की। ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ये ऑयल फील्ड जो है ये ओरिजिनेट होती है नॉर्थ सी से। अब नॉर्थ सी कहाँ पे है ये हम देख लेते हैं। नॉर्थ सी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाउंड्री जो कंट्री की यहाँ पे देखने को मिलती है वो यूके है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ठीक है। यहाँ पे जर्मनी है, यहाँ पे बेल्जियम और यहाँ पे फ्रांस, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ डॉवर यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश चैनल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बैरन क्रूड ऑयल है ये नॉर्थ सी से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम किसकी, बात करते हैं हम WTI की, यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। तो ये सोर्स है कहाँ से? यूएस ऑयल जो फील्ड है वहाँ से, जो टेक्सास पर्टिकुलर जो सिटी है, ठीक है, लोइसानिया एंड नॉर्थ डेकोटा, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है ये। तो ये जो है बैरन क्रूड ऑयल जो है, अब आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए, और WTS इंटरमीडिएट जो है ये भी क्लियर होना चाहिए। तो ये कहाँ से इसका सोर्स है, ठीक है। तो WTI का जो सोर्स है वो यूएस ऑयल फील्ड जो टेक्सास है वहाँ पे है, ठीक है। और बैरन क्रूड ऑयल का कहाँ पे? नॉर्थ सी बिटवीन शेटलैंड आइलैंड एंड नॉर्वे के बिटवीन, ठीक है। तो बात करते हैं लाइट एंड स्वीट की। ये काफ़ी बैरेंट ऑयल जो रहता है काफ़ी लाइट होता है और स्वीट भी होता है, ठीक है। तो बोथ जो ऑयल्स है रिलेटिवली लाइट हैं, ठीक है, बट बैरेंट जो है वो स्लाइटली हाइयर है। एपीआई ग्रेविटी यानी कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, तो इसकी जो ग्रेविटी है स्लाइटली हाइयर है बैरेंट से, ठीक है। अगर WTI की बात करें ये लाइटर है दोनों से, ठीक है। तो ये WTI थोड़ा लाइटर देखने को मिलता है। अगर अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ग्रेविटी की बात करें तो ये दर्शाता है कि इसमें डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है क्रूड ऑयल की, ठीक है, स्पेशली जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स रहते हैं। अगर बात करें क्रूड ऑयल की, मैं आपसे बात करूँ कि क्रूड ऑयल जो है कच्चा तेल जो हम खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उससे अलग अलग पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकाले जाते हैं। जैसे डीजल हो गया, अदर डिस्टैलिटीज़ हो गई, ठीक है, जेट फ्यूल हो गया, अदर प्रोडक्ट्स, हैवी फ्यूल ऑयल, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया और गैसोलीन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी क्रूड ऑयल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। बात करते हैं WTI की। इसमें WTI में लोअर सल्फर कंटेंट देखने को मिलता है। कम, बहुत ज़्यादा कम सल्फर कंटेंट देखने को मिलता है, 0.24%। अगर बैरेंट की बात करें तो इसको एज अ स्वीटर कंसीडर किया जाता है, 0.37% इसमें चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है, सल्फर कंटेंट की अगर बात करें तो। WTI जो है इसमें लोअर सल्फर कंटेंट है। ये सॉरी, ये लाइन फिर से आ गई है, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा। अगर बात करें बेंच मार्क प्राइसेस की, ठीक है, पहले तो प्राइसेस की बात करते हैं हम। बैरेंट जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, उसके प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनली बेंचमार्क प्राइस जो है ये यूज़ किया जाता है किसके द्वारा? ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है। तो हम जो खरीदते हैं ओपेक कंट्रीज से खरीदते हैं क्रूड ऑयल। तो ओपेक कंट्रीज़ कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओपेक का मतलब क्या रहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। वो कंट्रीज़ जो पेट्रोल को क्या करती है, क्रूड ऑयल को स्पेशली क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। उसमें ईरान आ जाएगा, लीबिया, अल्जीरिया, वेनेजुला, इक्वाडोर, ठीक है, नाइजीरिया, गैबॉन, ठीक है, अंगोला, ईरान, कुवैत, कतर, ठीक है। कतर जो है इससे बाहर निकल गई थी, ठीक है। वेनेजुला भी इससे और इक्वाडोर भी, ठीक है। तो ये बाहर निकल चुकी हैं कंट्रीज़, ठीक है, इससे। तो बाकी जो है वहाँ से हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की। इसके जो आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर वीनिया ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। फाउंड इसको 1960 में किया गया था बगदाद इराक में। फाउंडर कौन है? जुआन पैब्लो, ठीक है। तो इसके फाउंडर हैं और अब्दुल्ला टकीरी, ठीक है।
तो इसके क्या है फाउंडर्स है 13 कंट्रीज़ आप इसमें देख सकते हैं। 14 सितंबर 1960 में क्या किया गया, इसको फाउंड किया गया था फर्स्ट 5 मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। तो हेडक्वार्टर्स आपको वीनिया ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। आगे देखते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम जो खरीदते हैं, हम बैरन क्रूड ऑयल खरीदते हैं। तो ये प्राइस जो है ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा। और जो WTI क्रूड प्राइस है, ठीक है, ये US ऑयल प्राइसेस के द्वारा ये सारी चीज़ें सेटअप की जाती हैं। इंडिया इंपोर्ट करती है ओपेक कंट्री से बैरन बेंचमार्क जो ऑयल प्राइसेस है इंडिया में, ठीक है। कोस्ट जो है इसकी बैरन क्रूड की ये टिपिकली इसमें लोअर देखने को मिलती है। बैरन क्रूड की जो प्राइसेस है वो लोअर है। अगर कंपेयर करें WTI की, तो वो हायर इसका प्राइस देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लैंडलॉक एरिया से क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। कशिंग एक्होमा, ठीक है, जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है इसकी काफ़ी लिमिटेड है। बट जो बैरन क्रूड ऑयल है ये प्रोड्यूस होता है नियर सी, ठीक है, नॉर्थ सी में हमने पढ़ा ना। तो इसमें ये डिफरेंस जो है ये आपको याद रखना है कि बैरन जो क्रूड ऑयल है ये आपको लोअर प्राइस में देखने को मिलेगा, बट WTI जो है ये काफ़ी ज़्यादा हायर कॉस्ट इसकी देखने को मिलते हैं, बिकॉज ये लैंडलॉक एरिया से इसको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्लियर। तो बात करते हैं प्राइस जो है नेचुरल गैस का, ठीक है, एंड कोयल का, वो हिट कर रहा है रिकॉर्ड, इसमें काफ़ी हाई देखने को मिल रही हैं अगर इंटेंसिफाई करें एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो, ठीक है। रीज़न क्या है हाई प्राइसेस का? सबसे पहले तो आपके माइंड में सीधा रीज़न आना चाहिए कोविड-19 के कारण इसका रीज़न ये एक मेन मुद्दा हो सकता है, ठीक है। तो ये मेन मुद्दा है भी है, ठीक है। प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी स्लो हो रही है इसकी। सप्लाई चेन जो है वो ये भी काफ़ी ज़्यादा इशू है इसका, ठीक है। रीज़न ये भी आप देख सकते हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया का इसके ऊपर? करंट जो अकाउंट डिफिसिट है, ठीक है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। महंगाई आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, ठीक है, ऑयल के प्राइसेस बढ़े। फिजिकल हेल्थ, इकोनॉमिक रिकवरी और नेचुरल गैस जो प्राइस है इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो इंक्रीज़ हुआ गैस प्राइसेस, ठीक है, गैस जो प्राइसेस है जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, अपवर्ड प्रेशर देखने को मिला, ठीक है। अगर कंपेयर करें CNG यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस से, तो ये यूज़ की जाती है CNG ट्रांसपोर्ट फ्यूल एज अ पाइप नेचुरल गैस जो यूज़ किया जाता है कुकिंग फ्यूल में, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। क्लियर। तो अभी फोकस जो है इस पर दिया जा रहा है जो CNG और पाइप नेचुरल गैस में। क्लियर है इतना, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि नॉर्थ जो सी है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी, हमारी इंडिया है, तो यहाँ पे नॉर्थ सी देखने को मिलेगा। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर टेक्सा की बात करें हम, WTI जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, इस रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जा रही है उड़ान डे कब सेलिब्रेट किया गया? 21 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इसके तहत 6 ऐसे रूट क्या किए गए, एक्सपैंड किए गए, ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम कनेक्टिविटी बढ़ा सकें, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम कनेक्टिविटी बढ़ा सकें, इसलिए रूट जो है 6 ऐसे रूट्स क्या किए गए हैं, एक्सपैंड किए गए हैं, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, ठीक है। तो बात करते हैं अंडर किसके? उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। तो आपने ये उड़ान स्कीम की जो फुल फॉर्म है ये भी याद रखनी है, वनडे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। उड़ान जो है स्कीम वो लॉन्च की गई, स्पेशली रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है ये, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। 2016 में इसको लॉन्च किया गया। डेवलप करने के लिए जो रीजनल एविएशन मार्केट है, प्रोवाइड करवाने के लिए सस्ती, इकोनॉमिकली वायबल, प्रॉफिटेबल एयर ट्रैवल, ठीक है, ताकि जो लोग मतलब सोचते हैं कि बहुत महंगी टिकट रहती है, ठीक है, उड़ान स्कीम के तहत क्या है, ये लोग जो हैं वो अफोर्डेबल यानी कि सस्ती यात्रा कर सकते हैं अपनी कंट्री में ही, ठीक है। तो उड़ान स्कीम के चलते ही एक मूवी भी बनी थी, ठीक है, उड़ान। क्लियर। तो वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे चीज़ों को डिस्कस किया गया है, ठीक है, दिखाया गया है, डिस्कस नहीं बोल सकते हम, ठीक है। तो बात करते हैं, ताकि प्रॉफिटेबल जो एयर ट्रैवल है, लोग मतलब एयर ट्रैवल कर सकें रीजनल रूट्स में, कॉमन मैन इवन जो है स्मॉल टाउन से, ठीक है। तो अगर आज तक बात करें, अभी तक की 387 रूट्स और 60 एयरपोर्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है, जो ऑपरेशनलाइज्ड हैं अभी तक, और 100 रूट्स जो हैं
वो अवॉर्डेड है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट अलोन, ठीक है। 100 रूट्स ओनली आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने को मिलेंगे। इसी के तहत कृषि उड़ान स्कीम भी इसी के अंडर स्टार्ट की गई। कृषि उड़ान स्कीम क्या है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं कि कोई मतलब ऐसी फसल उगाई जा रही है या ऐसी प्रोडक्शन हो रही है जो मतलब अगर रोड ट्रांसपोर्ट के तहत उसको अनदर स्टेट में लेके आना तो वो ख़राब हो जाएगी। तो उसके तहत क्या किया गया है, कृषि उड़ान स्कीम को इसी पर्पस के लिए इसके अंडर रखा गया है, ताकि जो चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द क्या है, ख़राब होने से पहले ही अनदर स्टेट में पहुंचाई जाए, ठीक है। तो उसके तहत 16 एयरपोर्ट जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं ताकि एनहेंस कर सकें एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन से। और इस्टेब्लिश किया गया ड्यूअल बेनिफिट जो है एनहेंसमेंट कार्गो मूवमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। उसके चलते हम और भी बातें कर लेते हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, इनिशिएटिव्स है, अलग अलग वर्जन्स देखने को मिले उड़ान स्कीम के। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी के तहत। अगर बात करें उड़ान 1.0, ठीक है, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट की गई ये उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक 1.0, इस फेज़ के अंडर 5 एयरलाइंस कंपनी अवॉर्डेड की गई 128 जो फ्लाइट रूट्स है और 70 एयरपोर्ट्स, उसमें 70 एयरपोर्ट्स में 36 न्यूली ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स भी बनाए गए, ठीक है। तो उड़ान जो 2.0 है 2018 में लाई गई, उड़ान 1.0 2016 में लॉन्च की गई, ठीक है। तो मैंने ये पहली स्लाइड में आपको बता दिया था, ठीक है। तो उड़ान 2.0 जो है 2018 में स्टार्ट की गई, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा अनाउंस किया गया इसके तहत कि 73 जो है अंडर सर्व करेंगे और अनसर्व एयरपोर्ट्स जो हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हेलीपैड्स यहाँ पे बनाए गए कनेक्ट करने के लिए फ़ेज़ 2 को, ठीक है, उड़ान स्कीम के अंडर। अब उड़ान 3.0 की अगर बात करें, इसमें इंक्लूजन किया गया टूरिज्म रूट्स का अंडर उड़ान 3 के तहत। कोऑर्डिनेशन किसका था, विद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलके ये सारी चीज़ें बनाई गई, ठीक है। और सी प्लेन्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे शुरू की गई, ठीक है। गुजरात में भी हमने देखी, तो फर्स्ट वहाँ पे गुजरात में स्टार्ट की गई, क्लियर। तो कनेक्टिंग यानी कि कनेक्टिंग लिंक बन सके वाटर एयर डोम्स का, क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सी प्लेन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी प्लेन की फैसिलिटी भी यहाँ पे स्टार्ट की गई, क्लियर। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसमें नंबर ऑफ़ रूट्स जो हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में बनाए गए अंडर उड़ान स्कीम के अंडर, और बात करते हैं उड़ान 4.0 2020 में ये लाई गई। 78 न्यू रूट्स अप्रूव किए गए अंडर फोर्थ राउंड जो था, ठीक है, RCS उड़ान के अंडर। अनहेंस की गई कनेक्टिविटीज़ के तहत रिमोट और रीजनल एरियाज़ में, ठीक है, हमारी कंट्री में स्पेशली जो कवरती है लक्षद्वीप, ठीक है, अगत्ती, मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है, ये लक्षद्वीप के रीजन्स हैं, ठीक है। तो ये कनेक्ट करने के लिए इन रीजन्स के साथ न्यू रूट्स बनाए गए अंडर उड़ान 4.0 के तहत, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखें उड़ान 4.0 की अगर बात करें, उड़ान 4.0 के तहत फोकस किया गया जो स्मॉलर एयरपोर्ट्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना, स्पेशल जो रहेंगे इनके साथ हेलीकॉप्टर एंड सी प्लेन रूट्स यहाँ पे क्या किए गए, कनेक्ट किए गए, क्लियर। तो सम जो न्यू रूट्स हैं वो प्रपोज किए गए अंडर सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज के अंडर। सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज जो है ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, किसके अंडर है ये इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर है, ठीक है। पोटेंशियल एयरलाइन ऑपरेटर्स के साथ मिलकर यहाँ पे काम किया जाएगा। कृषि उड़ान ये तो आपको पहले बता दिया, लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, उनके द्वारा 2020 में, क्लियर। इंटरनेशनल एंड नेशनल रूट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो फार्मर्स की सहायता करेंगे चीज़ों को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने में, चाहे वो हमारी कंट्री में हो चाहे वो अनदर कंट्री में हो, ताकि इम्प्रूव की जा सके जो वैल्यू है रियलाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल उड़ान स्कीम की अगर बात करें तो अंडर इंटरनेशनल उड़ान प्लान किया गया कनेक्ट करने के लिए इंडियाज़ का जो स्मॉलर सिटीज़ है डायरेक्टली फॉरेन डेस्टिनेशंस के साथ, ठीक है। स्मॉलर सिटीज़ की कनेक्टिविटीज़ जैसे नेपाल हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, और भी हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो है कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डाउट है तो प्लीज़ आप लोग फिर से बता दीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे लोकेशन अगर देखें सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, इजराइल डैम, ठीक है, लोनवाला डैम, क्लियर, लक्षद्वीप आइलैंड है यहाँ पे, क्लियर, मुंबई, शिरडी, ये सारे जो रूट्स हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 2021 का जो
यहाँ पे बात की जा रही है 2021 के जो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट है, ठीक है। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट यानी कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, किस लेवल पे हो रही है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे जो फॉसिल फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं, क्रूड ऑयल यूज़ करते हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। इनको कैसे कम करना है, इसको कम करने की बात की जा रही है ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे और टेम्परेचर भी जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे, ठीक है। ताकि बहुत ज़्यादा जैसे इससे इसके तहत क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही है, स्पेशली जो ग्लोबल वार्मिंग की और जो ग्रीन हाउस जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का जो इशू देखने को मिल रहा है। तो रिसेंटली ही 2021 की जो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट है रिलीज़ की गई लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत, ठीक है। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो है, बात करते हैं इसके बारे में, जो ट्रैक किया गया डिसेपेंसी जो बिटवीन है गवर्नमेंट एंड प्लान जो किया गया फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन है, ग्लोबल लेवल जो प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है उसका लिमिटेड रखना है 1.5 डिग्री से कम, ठीक है, जो 2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो प्रोडक्शन गैप जो है ये अचीव करेगा जो क्लाइमेट गोल है वाइडेस्ट फॉर कोल, यानी कि कोयले का बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री में ही, ठीक है, इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन की प्लानिंग की जा रही है, क्लियर। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अराउंड 240% कोल जो है वो यूज़ किया जाएगा आने वाले टाइम में, 57% मोर ऑयल यूज़ किया जाएगा, 71% मोर गैस यूज़ की जाएगी 2030 तक, ठीक है। तो ये ग्लोबल लेवल की बात की जा रही है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें यूज़ की जाएगी तो हमारा जो टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो लिमिट है वो लेके आना, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो कैसे हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट वरिंग फैक्टर है अगर मेजर कोयल ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स हैं प्लान कर रहे हैं कि इंक्रीज करनी है प्रोडक्शन किसकी, कोयले की 2030 तक, ठीक है। तो हमारी कंट्री भी इसमें ही, हमारी कंट्री भी इस पर फोकस दे रही है। तो प्रोडक्शन गैप जो है कैसे हम फुलफिल करेंगे, ठीक है, टूवर्ड्स फॉसिल फ्यूल जो कंपैरिजन है क्लीन एनर्जी से लेके जो कोरोना वायरस डिजीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इसके ऊपर, ठीक है। इंडिया इंडिया की पोजीशन की अगर बात करें, इंडिया फर्स्ट एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इंडिया के द्वारा इशू किया गया 2016 में, ठीक है, और प्लेज लिया गया कि 33 to 35% जो है वो रिडक्शन करेंगे हम एमिशन इंटेंसिटी का, ठीक है, 2030 तक कंपेयर अगर करें 2005 तक, ठीक है। बात करते हैं रिपोर्ट जो है 2020 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ की गई, ठीक है, इंडिया प्रेस रिलीज़ की गई, ठीक है। इंडियाज़ प्लान किया गया कि राइज करेंगे हम लोग कोयल प्रोडक्शन, तो 2020 में ये रिपोर्ट निकल के आई। गवर्नमेंट के द्वारा ये भी बोला गया कि अनलीज द पावर ऑफ कोल, कोल की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाएंगे 2023 to 24, क्लियर। तो इसको जो है मैक्सिमम रेवेन्यू से देखने को मिलेगा, कोयला टू मैक्सिमम कोयल अवेलेबल रहेगा मार्केट में, ठीक है, ये पहले भी था। तो इंडिया जो है वो प्लान कर रही है कोयल प्रोडक्शन का 730 मिलियन टन 2019 था, पर 1149 मिलियन टन देखने को मिलेगा 2024 का। इंडिया का ऑल्सो एम है कि इंक्रीज़ करेंगे टोटल जो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन है कितनी 40%। तो सेम पीरियड अगर मेज़र करें, एक्सप्लोरेशन जो लाइसेंसिंग है, फास्टर मोनेटाइजेशन जो देखने को मिल रहा है डिस्कवरीज पे, ठीक है, गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स जो है वो भी लाई जाएंगी, क्लियर। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्लियर। आगे जो बात करते हैं कि हमारी कंट्री के द्वारा कुछ मेजर्स भी लिए गए ताकि हम रिड्यूस कर सके फॉसिल फ्यूल एमिशंस को, ठीक है। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम हो गया, इंडस्ट्रीज़ को बोला गया कि वो क्या करें, वॉलेंट्री फ्रेमवर्क बनाए मेज़र करने के लिए कि कैसे मैनेज करना है ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन है। उसके बाद नेशनल जो एक्शन प्लान है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज वो भी लॉन्च किया गया 2008 में। एम क्या था कि अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जो है पब्लिक या डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज जो है गवर्नमेंट की, साइंटिस्ट, इंडस्ट्री, कम्युनिटीज़, ठीक है। तो इनको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना और कैसे स्टेप लिए जाएं ताकि इसको हम क्या कर सकें, टैकल कर सकें। भारत स्टेज जो है 6 लाया गया, भारत स्टेज 6 नॉर्म, ठीक है, पहले 4 था, 5 नहीं, 5 से सीधा हम 6 पे आ गए। इंडिया शिफ्ट कर गई, ठीक है, भारत स्टेज 4 से 6 तक, ठीक है, भारत स्टेज 6 आप देख सकते हैं, ठीक है। एमिशन नॉर्म्स के तहत ये सारी चीज़ें की गई, स्पेशली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो यूज़ किए जाएं ताकि जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी यहाँ पे बात की गई, ठीक है।
तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट बात की जा रही है किसके बारे में, चिल्ड्रंस जो है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है। तो ये पहले भी डिस्कस हो चुका था, फिर से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूनिसेफ के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ किया गया चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है। कोलैबोरेशन किसका था, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। रिपोर्ट नेम क्या है, क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड राइट्स क्राइसिस, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये रिपोर्ट का नाम है। पाकिस्तान की जो रैंक रही 14 रही, बांग्लादेश की 15 रही, अफगानिस्तान की 25, इंडिया की यहाँ पे रही 26, ठीक है। यानी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिलेटेड टू चिल्ड्रंस वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर उनकी रैंक है हमारी कंट्री से, ठीक है। तो 4 जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे चिल्ड्रन जो है एक्सट्रीमली हाई रिस्क उनके द्वारा फेस किया जा रहा है, स्पेशली जो क्लाइमेट क्राइसिस का इम्पैक्ट देखने को मिला। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस अगर देखें तो क्लाइमेट रिस्क जो है चिल्ड्रंस के ऊपर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू क्वाड के बारे में बात की जा रही है। न्यू क्वाड जो है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे शामिल हो रही है। पहले हम इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, हमारी कंट्री का जो मेन जो क्या था, मेन जो आप बोल सकते हैं एमिशन था, जैसे आप यहाँ पे देखें, ठीक है। नॉर्थ यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं हमारी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेके हमारी कंट्री के द्वारा काफ़ी ज़्यादा अहम जो रोल अदा किया गया, वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की गई, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, ठीक है। हमने वैसे ही बहुत सारे काम किए, बट अब हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया पे फोकस देने की बात कर रहे हैं। सेंट्रल एशिया पे फोकस देने की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी कंट्री जो है फ्यूचर में एक ही रीजन पे डिपेंड ना रहे, ठीक है। तो अलग अलग रीजन में हमारी कनेक्टिविटी बढ़े, इसलिए यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। रिसेंटली ही फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हमारी कंट्री के एस जयशंकर, ठीक है, उनके द्वारा यूएस, इजराइल एंड यूएई के साथ मिलके वर्चुअल मीटिंग यहाँ पे देखने को मिली, यानी कि इंडिया, यूएस, इजराइल एंड यूएई, ठीक है। इन चारों का अब क्या बनेगा, एक न्यू क्वाड बनेगा। जो पहला क्वाड था उसमें कौन कौन सी कंट्री थी, इंडिया थी, ठीक है, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और कौन सी थी, जापान, क्लियर। तो ये जो 4 कंट्रीज़ थी ये क्या थी, ये पहले क्वाड में शामिल थी। अब जो है आपको 2 न्यू कंट्रीज़ देखने को मिलेगी। पहले कौन सी थी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे यूएसए है, इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे जापान और ये ऑस्ट्रेलिया, ये पहला क्वाड था, ठीक है। अब बात करते हैं जो न्यू क्वाड देखने को मिला है, कंट्रीज़ 2 यहाँ पे कॉमन ही रहेंगी, यूएस और इंडिया, और न्यू कौन कौन सी है, इजराइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे यूएई, क्लियर। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आगे बात करें तो ये जो मीटिंग देखने को मिली इसमें ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंजेस लेके आएगी वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स में, ठीक है। जो फॉर्मेशन देखने को मिला है अनदर क्वाड का, ठीक है, और ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं जैसे टर्की हो गया, सीरिया, इराक, जॉर्डन, ठीक है, इसराइल की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, ये यूएई है। तो ये मिडल ईस्ट कंट्री में कैसे अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक है, तो इस रीजन में कैसे डेवलपमेंट करना है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इंडिया जो है वो काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा इंडिया का, ठीक है, न्यू ग्रुपिंग में, ठीक है, जो शिफ्ट हुई फॉरेन पॉलिसी। फैक्टर्स क्या रहे कि रिस्पॉन्सिबल क्या क्या चीज़ें थी ये न्यू ग्रुप बनाने में। सबसे पहले अब्राहम अकॉर्ड की बात की जा रही है। अब्राहम अकॉर्ड जो है इसने क्या किया, इजराइल और यूएई के रिलेशंस को अच्छा कर दिया। इब्राहिम अकॉर्ड जो है ये 2020 में क्या किया गया, ये लाया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। दूसरा है टैकल करने के लिए जो टर्की जो है वो अपना रीजनल एरिया में डोमिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये भी एक रीज़न है। और यूएस का जो मेन क्या है, यूएसए का जो नज़रिया है रिलेटेड टू एशिया, ठीक है, यहाँ पे एशिया पे कनेक्टिविटी बढ़ाना ताकि चाइना को टैकल कर सकें। तो ये रीजंस रहे न्यू क्वाड ग्रुप के, क्लियर। तो इसके बारे में बात की जाए, जैसे चाइना जो है ये क्या करता है, एशिया यानी कि एशिया पे अपना फोकस दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है, इसलिए क्वाड ग्रुप जो है ये बनाया गया, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा। सिग्निफिकेंस अगर देखें इंडिया का, 4 नेशंस की मीटिंग यहाँ पे देखने को मिली। इंडिया के द्वारा भी
यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया बायलैटरल रिलेशन। बायलैटरल रिलेशंस क्या होते हैं, 2 कंट्रीज़, ठीक है। तो ट्राइलैटरल रिलेशंस में आपको 3 कंट्रीज़ देखने को मिलेगी। मल्टीलेटरल रिलेशंस में आपको अलग-अलग कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 नेशन की यहाँ पे मीटिंग्स देखने को मिली। पहले जो थे बायलैटरल रिलेशंस थे, अब जो है 4 आप ग्रुप्स देख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड रीजनल पॉलिसी जो है, इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे हमने यहाँ पे डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो ग्रेटर मिडल ईस्ट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, जो हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हम लेके चलते हैं। फर्दर न्यू ग्रुपिंग जो है, ठीक है, पाकिस्तान जो ग्रोइंग हो रहा है, पाकिस्तान यानी कि अलाइनमेंट, यानी कि टर्की के साथ काफ़ी ज़्यादा इसके रिलेशन अच्छे देखने को मिलते हैं, ठीक है, पाकिस्तान को लेके। ट्रेडिशनली सपोर्टर है ये टर्की पाकिस्तान का, क्लियर। अरब गल्फ और यूएई सऊदी अरबिया, क्लियर। तो अगर बात करें वाइब्रेंट जो बायलैटरल टाइज है इंडिया की, स्पेशली जो मेंबर्स हैं क्वाड के, ठीक है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कॉमन कंसर्न देखने को मिलता है, यानी कि ये क्या करते हैं, चाइना को टैकल करने की कोशिश की जाती है, इसलिए ये कॉमन कंसर्न देखने को मिलेगा स्पेशली ईस्ट एशिया में। इसराइल जो है वन ऑफ दी हमारी जो है डिफेंस पार्टनर बना है इसराइल, ठीक है। यूएई जो है एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनर है हमारा। होस्ट यानी कि हम वर्क करते हैं, वर्कर्स जो हैं हमारे इंडियन वर्कर्स जो हैं यूएई में काफ़ी ज़्यादा हमारे जो वर्कर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारे इंडियंस जो है वहाँ पे काम करते हैं, और रेमिटेंस आता है, ठीक है। रेमिटेंस यानी कि जो लोग वहाँ पे अनदर कंट्री में जाके जो पैसा कमा रहे हैं और पैसा जो है हमारी कंट्री में भेजते हैं अपने घर वालों को, ठीक है, तो रेमिटेंस उससे बोलते हैं, ठीक है। तो यूएई में या गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारे इंडियंस काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सेटल्ड हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी रीज़न है, क्लियर। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी है, ठीक है, मेडिटेरियन सी है, रेड सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये है अरेबियन सी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने की बात की जा रही है, ठीक है, और इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इनके द्वारा अनाउंस किया गया है ग्रे लिस्टिंग ऑफ, यानी कि जॉर्डन, माली और टर्की ग्रे लिस्ट में रखे गए हैं, ठीक है। बोट्सवाना, मॉरिशस, इनको ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखनी है। जॉर्डन, माली, टर्की, इनको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। बोट्सवाना, मॉरिशस को क्या किया गया, ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। पाकिस्तान जो है, ठीक है, वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, ठीक है। जितने भी मतलब ओरिजिनल एक्शन प्लान इसके द्वारा किए गए उसकी वजह से जून 2018 में, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ज़रिए जो इसके जो रीजनल पार्टनर्स है, जैसे एशिया पैसिफिक ग्रुप 2019, ठीक है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है 2 कॉन्करेंट एक्शन प्लान इसके देखने को मिले, यानी कि 34 एक्शन प्लान आइटम थे, ठीक है। तो 30 इसके द्वारा कवरअप किए गए। 2019 एक्शन प्लान जो था ये लार्जली इस पे फोकस दिया गया मनी लॉन्ड्रिंग पे, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो चीज़ें देखने को मिली, जैसे टेररिस्ट अटैक रहते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा यूएसए में जो अटैक हुआ था, ठीक है, टेररिस्ट अटैक हुआ था जो किसके द्वारा किया गया था, जो नेक्स्ट अगर देखिए पाकिस्तान जो है, ठीक है, पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस रही लार्जली जो एड्रेस किया गया 26 आउट ऑफ 27 आइटम्स एक्शन प्लान जो है फर्स्ट कमिट किया गया 2018 में। फाइनेंशियल जो टेररिज्म देखने को मिला, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है 27 पॉइंट एक्शन प्लान लेके चलता है आफ्टर प्लेसिंग पाकिस्तान जो रखा गया ग्रे लिस्ट में 2018 में इसको रखा गया था, तो अभी तक भी इसको बरकरार रखा जा रहा है ग्रे लिस्ट में ही, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग है उसके तहत पाकिस्तान जो है लिस्ट में इसको रखा गया 2008 में, फिर इसको रिमूव किया गया 2009 में, फिर जो इंक्रीज देखने को मिली चीज़ें 2012 और 25 में, फिर इसको रखा गया, ठीक है। पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में पहले से ही रखा गया। इम्पैक्ट जो पड़ा प्रोस्पेक्ट का, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड करवाए गए वर्ल्ड बॉडीज़ को, जैसे अगर ग्रे लिस्ट में रखा जाए तो जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो ये क्या करते हैं जो फंड वगैरह होता है कंट्री को वो देने से मना कर देते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान की हालत क्या है, खस्ता देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इस्टेब्लिश कब की गई, 1989 में की गई, किसके द्वारा, G7 कंट्रीज़ के द्वारा, कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है।
ताकि कंट्रोल किया जा सके जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है और एंटी टेरर जो फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क्स है, ठीक है। एंटी टेरर फाइनेंसिंग का मतलब क्या रहता है, जैसे हमारी कंट्री में भी आपको पुलवामा अटैक देखने को मिला, ठीक है। वहाँ पे जो गाड़ी जो थी टेररिस्ट को प्रोवाइड करवाई गई, कुछ तो पैसा उनको दिया ही होगा, ठीक है, कहीं से तो पैसा आया ही होगा, टेररिस्ट को दिया होगा, जिसके कारण वो गाड़ी जो है वो खरीद पाए, ठीक है। तो उस फाइनेंसिंग को कैसे हमने कंट्रोल करना है, स्पेशली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ये बातें की जाती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे हमने कंट्रोल करना है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करनी है, लीगल रेगुलेटरी जो ऑपरेशनल मेजर्स इम्प्लीमेंट करनी है ताकि कम्बैक्ट कर सके मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, ठीक है, जो थ्रेट देखने को मिलता है, ठीक है। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें, इसका जो सेक्रेटरीट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे हेडक्वार्टर है उसके पेरिस में, इसका भी आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। मेंबर कंट्रीज इसके 39 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसमें 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, जैसे जैसे यूरोपियन कमीशन हो गया, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ठीक है। इंडिया जो है इसका मेंबर है, ठीक है। तो लिस्ट की अगर बात करें जो FATF की मेंटेन की जाती है, जैसे ब्लैक लिस्ट हो गया, ग्रे लिस्ट हो गया। ब्लैक लिस्ट यानी कि कॉल फॉर एक्शन, मतलब ब्लैक लिस्ट में रख दिया गया है, बिल्कुल भी सारी कंट्रीज इसको निगलेक्ट कर देती है, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट की अगर बात करें तो अदर मॉनिटर जुरिडिक्शन देखने को मिलता है। ग्रे लिस्ट की बात करें तो कंसीडर किया जाता है एज ए सेफ फॉर स्पोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, जिनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, जैसे पाकिस्तान, ठीक है। और जो बाद में इसको ब्लैक लिस्ट में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ब्लैक लिस्ट की बात करें, इसको नोन एज नॉन कॉर्पोरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, ठीक है। तो ये इससे कंसीडर किया जाता है। तो कंट्रीज जो है वो सपोर्ट करती है टेरर फंडिंग, ठीक है। जो कंट्री सपोर्ट करती है टेरर फंडिंग को या मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को, उसको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। FATF जो है रिवाइज किया गया, ब्लैक लिस्ट जो है रेगुलरली रिवाइज करती है और ऐड करती है, डिलीट करती है कंट्रीज़ को, ठीक है। करंटली अगर देखें, ईरान एंड डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ये ब्लैक लिस्ट में शामिल है, ठीक है, हाई रिस्क जुरिडिक्शन और ब्लैक लिस्ट में। सेशन जो है यानी कि इसकी मीटिंग जो है साल में 3 बार देखने को मिलती है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर डाउट होगा किसी भी आर्टिकल के रिकॉर्डिंग तो अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।